एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने वाली हूँ चैप्टर 2 का, दिस इज योर पार्ट 2। ठीक है, चैप्टर 2 के पार्ट 2 में हम बाकी जो भी टर्म्स, जो भी आपके अकाउंटिंग टर्म बची हुई है वो हम करने वाले हैं। फर्स्ट इज एंट्री। व्हाट इज एंट्री? व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज कॉल्ड एंट्री। जब बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी और वो आपके किस में रिकॉर्ड होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको हम क्या कहते हैं कि एंट्री हो रही है। बिजनेस में जो भी कोई लेन देन हो रहा है या जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको हम एंट्री कर रहे हैं, सारी ट्रांजैक्शन को एंटर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम एंट्री। सेकेंड इज बैड डेट। सबसे पहले तो बैड डेट की प्रोनाउंसिएशन है आपकी बैड डेट, बीच में साइलेंट होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, काफी बच्चे गलत बोलते हैं। सो बैड डेट इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर, इट इज अ बिजनेस लॉस। जो बैड डेट होते हैं ना बेटा, वो बैड डेट होते हैं जब कोई पर्सन या फिर एंटरप्राइज वो अमाउंट जो कि रिकवरेबल ही नहीं है। ठीक है, अब देखो, आपने किसी को माल दिया, ठीक है, और बदले में वो पैसे नहीं दिए, उसने वो माल लेके भाग गया, तो वो आपके बैड डेट हो गए कि आपका नुकसान हो गया, तो वो बेसिकली दैट इज योर बिजनेस लॉस। ठीक है, बैड डेट क्या होते हैं? वो अमाउंट जो कि इररिकवरेबल है, कि वो रिकवर हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो सामान आपका लेके भाग गया, उसने पैसे दिए नहीं, तो दैट इज योर बैड डेट एंड दिस इज योर बिजनेस लॉस। थर्ड इज इंसॉल्वेंट। अब होता है बेटा एक इंसॉल्वेंट, एक होता है सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो होता है या तो कोई पर्सन या फिर एंटरप्राइज जो उस पोजीशन में नहीं है कि वो पैसा अपना लौटा सके। ठीक है, मींस भाई अपना का मतलब है कि जो आपने किसी से लोन लिया है, फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया है और आपकी इतनी कंडीशन खराब हो चुकी है कि आप अभी पैसा नहीं चुका सकते हो, कोर्ट से भी आपका ऑर्डर आ गया है कि भाई अब ये इंसॉल्वेंट हो चुका है, अब ये बंदा पैसा नहीं दे सकता एक भी, तो ये इंसॉल्वेंट है। अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट। जो भी उसके उधार हैं, जो भी उसने लोगों से कर्जा लिया है या फिर बैंक से कर्जा लिया है, अब उसको इतना घाटा हो गया कंपनी में, उसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई है, उसके घर वर भी बिक गए हैं, अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि अपना लोन चुका सके, तो बैंक क्या करता है? नहीं चुकाएगा अगर लोन, तो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह सब ले लेते हैं। अब वो भाई उसके पास कुछ नहीं है चुकाने के लिए, तो कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया कि भाई इंसॉल्वेंट है। क्या कहते हैं उस बंदे को? इंसॉल्वेंट, जो अपना पैसा ना चुका सके, वो पोजीशन में ही नहीं है। सॉल्वेंट वो होता है वो पर्सन जो भी कंडीशन में है अपना कर्जा उतार सकता है। अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज इन पोजीशन टू पे इट्स डेट, कि वो भी इस पोजीशन में है कि वो अपना कर्जा उतार सकता है। ओके, सो फिफ्थ इज स्टोर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये वो स्टोर्स नहीं है जो आप मार्केट में देखते हो, ये वो स्टोर है, वो मटेरियल है, material held by enterprise for the purpose of consumption in the business and not for resale. For example, मेरा कैमरे का बिजनेस है और कुछ कैमरे मैंने अपने शोरूम पे, अपनी दुकान पे भी लगा दिए हैं, तो जो मैंने अपने शोरूम पे लगाए हैं अपने बिजनेस में से कैमरे, वो भाई रीसेल के लिए नहीं है, वो मेरा स्टोर है। क्या बोलते हैं उसको? स्टोर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है और 2-3 कंप्यूटर मैंने अपने शॉप पे लगा लिए हैं, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो मेरा स्टोर है कि मैं मटेरियल अपने पर्सनल यूज के लिए, अब मटेरियल अपने बिजनेस के लिए यूज कर रही हूँ, वो रीसेल के लिए नहीं है, मैं उसे बेचूंगी नहीं। ठीक है, मटेरियल हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन, कंजप्शन हो रहा है इन द बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल। ठीक है, रीसेल के लिए नहीं है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया है, इट मीन्स द इनकम। अब देखो, रेवेन्यू दो टर्म में पढ़ोगे, एक तो ये हो गया रेवेन्यू, एक हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू यहाँ पे आपका आता है, इट मीन्स द इनकम ऑफ अ रिकरिंग रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। इट कंसिस्ट ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। इस रेवेन्यू में जो आप पैसा टोटल आपका आ रहा है,
ठीक है, उसमें आपका सब आएगा जो आपने बेचा है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, रेंट है, एसेट आपका कोई सेल हुआ है, वो सारी चीजें किसी भी तरह से आपका पैसा हो रहा है, सेल आ रही है, सेल हुई है आपकी, आपका पैसा आ रहा है, वो आपका रिवेन्यू है। आप पूछोगे मैडम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है? फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है बेटा, इट इज अ रिवेन्यू अर्न्ड बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इट इंक्लूड रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रिवेन्यू फ्रॉम सेल सर्विसेज। इसमें खाली सेल्स आएगा, नो इंटरेस्ट, नो डिविडेंड, कुछ नहीं। जो आपने सेल किया है उसको बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बट रिवेन्यू में आपका ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन घुमा के आ जाता है, मेंशन कर देते हैं क्वेश्चंस में, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रिवेन्यू में आपको सेलेक्ट करना होता है कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में सिर्फ सेल जो हुई है आपके गुड्स एंड सर्विसेज से वो आएगा। बट रिवेन्यू में आपका सेल्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट हो या फिर एसेट सेल जो भी हुआ है वो सब आपका रिवेन्यू में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट इज एंटिटी। अब एंटिटी क्या है? एंटिटी है बेटा या तो कोई भी आप मतलब मीन्स आपका बिजनेस जो आप कर रहे हो, जिससे आप बिजनेस कर रहे हो। एन एंटिटी और अ बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज फॉर्म फॉर अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज और सेलिंग गुड्स। ठीक है भाई, एंटिटी होती है कि आपका बिजनेस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो कि फॉर्म हुई है पैसा कमाने के लिए। एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि भाई LG इलेक्ट्रॉनिक, विप्रो एक्सेट्रा जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट इज टर्नओवर। देखो आप में से कुछ बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है वो आगे बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो ये टर्म बहुत यूज होती है आपकी बिजनेस में, टर्नओवर, कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो अपने काम में, कितना पैसा कमा रहे हो, पूरे साल का आपका टर्नओवर कितना है, पूरे साल में आपकी कितनी सेल हुई है, कितना आपने पैसा कमाया है, प्रॉफिट। इट मीन्स टोटल सेल्स मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। पूरे साल में आपने कितनी सेल करी है वो आपका होता है टर्नओवर। नेक्स्ट इज लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक होता है बेटा, अब देखो पहले क्या होता था कि बिजनेस में यूज किया जाते थे एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स की हेल्प से बिजनेस होते थे। मीन्स भाई कोई सामान को अगर ढो के लेके जाना है, सामान को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो वो एनिमल्स का यूज करते थे, चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल या आज भी होते हैं डोमेस्टिक एनिमल सच एज कैटल और हॉर्सेज आर नोन एज लाइफ स्टॉक। उसको क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ स्टॉक। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है भाई? आप अगर किसी और कंपनी में पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्यों करते हो इन्वेस्टमेंट? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड इन द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग रिटर्न। शेयर होता है बेटा बांटना, ठीक है, और डिबेंचर होता है आप दूसरी कंपनी को लोन दे रहे हो। ठीक है, सो कंपनीज विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग अ रिटर्न। ठीक है, बेसिकली किस चीज के लिए? कि आप पैसा आप कमाने के लिए, रिटर्न के लिए। नेक्स्ट आता है बेटा आपका रिबेट। अब रिबेट क्या होता है? इट इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड बाय द सेलर आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। इट इज अलाउड बाय द सेलर फॉर द रीजन फॉर अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड। अब देखो रिबेट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल भाई मैंने ये मार्कर खरीदा और मैंने वो मार्कर खरीद लिया, फिर मेरे को दुकानदार ने बोला कि कोई बात नहीं, आपके लिए 2 रुपए की और छूट है। ठीक है, 2 रुपए आप कम कर देना, 2 रुपए और कम दे दो, कोई बात नहीं। तो ये क्या हुआ? रिबेट। आप बोलोगे मैडम ये तो डिस्काउंट है। नहीं बेटा, डिस्काउंट वो होता है जब आप परसेंटेज में आपको डिस्काउंट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर यही सेम एग्जाम्पल मैं लेके चलूँ तो ये क्या हुआ? मैंने ये मार्कर 10 रुपए का खरीदा फॉर एग्जाम्पल, और मुझे दुकानदार ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप मेरे को 2 रुपए और कम दे देना, आप 8 रुपए दे दो। ठीक है, तो ये क्या हुआ? रिबेट। ठीक है, उसने कहा 2 रुपए, रुपीज में बोल रहा है, कम दे देना, वो परसेंट नहीं बोल रहा। अगर हम इसको, आप बोलोगे मैडम ये तो डिस्काउंट हुआ। नहीं, डिस्काउंट तब होगा जब वो परसेंटेज में बात करेगा। मीन्स अगर हम इसको दूसरी साइड से देखें तो 2 रुपए भी क्या हुआ? 20% हुआ, पर उसने बोला नहीं, उसने बोला कोई बात नहीं 2 रुपए कम दे देना। अगर हमें कोई वैल्यू थोड़े कम में मिल रही है, ठीक है भाई, आपने कोई गुड खरीदा और वो कह रहा है कोई बात नहीं थोड़े से कम पैसे दे देना, ठीक है, परसेंट नहीं दे रहा, डिस्काउंट नहीं दे रहा, वो कह रहा है रिबेट
दिस इज कॉल्ड रिबेट। क्या होती है रिबेट? इट इज अ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, जो आप गुड्स बेचा गया है उसमें वैल्यू में रिडक्शन आ गया है, अलाउड बाय सेलर। सेलर ने बोला ना कोई बात नहीं आप 2 रुपए कम दे देना, तो ये हुआ रिबेट। तो रिबेट और डिस्काउंट में कंफ्यूजन नहीं होना है। रिबेट आएगा आपके रुपीज में, अगर बात कर रहे हो कोई बात नहीं आप कम पैसे दे देना, लेकिन अगर आ रहा है कि परसेंट में आपको मिल रहा है तो वो आपका डिस्काउंट है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट टर्म इज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, टैक्स। सो बेटा जीएसटी की फुल फॉर्म आपको बतानी चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो ये जीएसटी होता क्या है? देखो पहले क्या होता था, बहुत सारे टैक्स अलग अलग थे। बेसिकली टैक्स आपका 2 तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपकी इनकम पे, प्रॉपर्टी पे लगता है। ठीक है, इनकम को इनकम टैक्स बोलते हैं, और जो बाकी आपके गुड्स और सर्विसेज पे लगता है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि जीएसटी है। अब बाकी सब टैक्सेस जो पहले लगते थे उन सबको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया है जिसको बोलते हैं हम जीएसटी। जो भी आप जितनी भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड जीएसटी। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, ध्यान रखना जो हमारा जीएसटी है ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा have been merged into a single tax known as GST। ठीक है, इन सबको मर्ज करके क्या बना दिया गया है? GST। GST is paid at the time of purchase and GST is collected at the time of sale। ठीक है, GST कब पे करते हैं हम? जब हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, और कलेक्ट कब करते हैं GST? सेल के टाइम पे। पर इतना याद रखो, डेफिनेशन लर्न करो, नोट्स बनाओ। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। अब इससे पहले मैंने आपको रिबेट बताया, आपको समझ में आ गया कि जो कि परसेंटेज में नहीं है वो हमारी रिबेट है, कि हम 2 रुपये छूट दे रहे हैं, 4 रुपये छूट दे रहे हैं, दैट इज डिस्काउंट। इज ईदर एन अलाउंस ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स एंड आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट बोलते हैं जल्दी पेमेंट करने के लिए। अब आप समझ लो डिस्काउंट जो होता है, एक होता है ट्रेड, नेक्स्ट वन इज कैश। सो ट्रेड डिस्काउंट कौन सा होता है? व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय सेलर। देखो पहले एग्जांपल के साथ समझ लो, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो अधिकतर सब कस्टमर को मिलता है, सब कस्टमर को मिलता है। क्यों सेलर सब डिस्काउंट देता है सब कस्टमर को? जिससे कि उसकी सेल वैल्यू बढ़े, सेल्स बढ़े। भाई वो चाहता है मेरे साथ कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहें। ठीक है, तो ये सबको मिलता है। लेकिन कैश डिस्काउंट, जो लोग कैश में पेमेंट करेंगे उनको कैश डिस्काउंट मिलेगा, और ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही कैश डिस्काउंट होता है। ध्यान रखना, ये आपके क्वेश्चंस में आएगा, इलस्ट्रेशंस में क्वेश्चन घुमा के ट्रेड डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट दिया, तो समझ लो, अभी समझ लो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है जिससे कि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, और कैश डिस्काउंट उन्हीं को दिया जाता है जो कि कैश में पेमेंट करेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इसके अंदर क्या है कि हम कैश में पेमेंट करवा के कस्टमर से बैड डेट से बच सकते हैं। क्यों भाई, उधार में तो सामान मारा जाता है। अगर कोई आपसे बार बार उधार लेगा तो क्या पता वो आगे कहीं भाग जाए, पैसा ना दे, तो आपके जो भी बैड डेट हैं उससे आप बच सकते हो। ठीक है, बैड डेट होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर पेमेंट करेंगे कैश से। हम कस्टमर से बोलेंगे भाई आप कैश पेमेंट कर दो तो आपको और 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की डेफिनेशन पढ़ लो। When discount is allowed by a seller to its customer at a fixed percentage on the list or catalog price of the goods, it is called trade discount। सबको दिया जाता है fixed price। When discount is allowed to the customers for making prompt payment, it is called cash discount। जिससे कि कस्टमर जल्दी पेमेंट कर दे कि भाई देखो कस्टमर तो चाहेगा ही ना मेरे को सामान थोड़ा सा और सस्ते मिल जाए, तो सेलर क्या करता है, बोलता है, उसको लालच देता है, आप अगर कैश पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट और फालतू मिल जाएगा। ठीक है, तो वो कर देता है और सेलर का ही फायदा होता है, कस्टमर का ही फायदा होता है। नेक्स्ट इज गुड्स, जो कि आप सभी को पता है। गुड्स किस लिए पढ़ रहे हैं हम, किस लिए काम कर रहे हैं, किस लिए बिजनेस बनाया है, और किस लिए गुड्स क्या होते हैं? गुड्स जो कि हम सेल या परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। Goods include all those things which are purchased for resale
or which are used for producing the finished goods which are also meant to be sold. Thus, for a furniture dealer, purchase of chair and table is termed as goods, while for the other it is furniture and it is termed as an assets. भाई देखो, गुड्स क्या होते हैं? जो वो सारे आइटम्स जो कि भाई रीसेल के लिए होते हैं, आप बेचने के लिए, या तो आप उसको रॉ मटेरियल कलेक्ट कर कर आप उसको फिनिश गुड्स बना रहे हो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड. गुड्स को हम एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज कॉस्ट. कॉस्ट को बेटा हिंदी में बोलते हैं लागत. कितनी लागत लगी भाई सामान को बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मार्कर बनाया, मेरा मार्कर ये 15 रुपए में तैयार हो गया, लेकिन मैं इसको 35 रुपए में बेच रही हूँ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कि ये 15 रुपीज इसकी बनाने की कॉस्ट लगी है, जो हम अब कॉस्ट की बात कर रहे हैं, और मैं बेच किस में रही हूँ इसको 35 रुपीज में. तो 35 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस है कि आपने ये प्राइस पे आपने डिसाइड किया है कि आप इसको सेल करोगे, लेकिन एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लगी है, कितना खर्चा, कितनी लागत आई है इसको बनाने में, 15 रुपीज. तो ये हमारी कॉस्ट है. कॉस्ट कैन बी टर्म एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज. द रिसोर्सेज गिवन अप फॉर मनी और मनीज इक्विवेलेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ओके, आई होप समझ में आ गया होगा. अगर बेटा कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं हूँ आपके साथ. जो भी आपको टॉपिक अगर नहीं समझ में आया, दोबारा आप बोलो मैडम दोबारा समझाओ, मैं दोबारा समझाऊंगी आपको, ठीक है. नेक्स्ट इज वाउचर. अब देखो, आप जब भी कोई सामान लेने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कस्टमर हो, आप सेलर के पास गए सामान लेने के लिए, वो बिल बनाता है ना बिल. तो जो वो बिल बनाता है उसकी हेल्प से वाउचर बनता है. क्या लेफ्ट साइड आएगा, क्या राइट साइड आएगा, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, वो हमारा वाउचर बताता है. हमें ध्यान रखना. A voucher is a document which provide the authorization to pay and on the basis of which the business transaction are first of all recorded in the books of accounts. Okay, समझ में आ गया. एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बार बार आपको ये चीज बोल रही हूँ, ये छोटी छोटी टर्म्स आपको टॉप करा देगी. मीन माई वर्ड्स, आई मीन माई वर्ड्स. ये जो भी टॉपिक्स मैं आपको करा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है, ठीक है. चलो जी, अब थोड़े से और बचे हैं, कराती हूँ मैं आपको वो भी. अब बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है. सो फर्स्ट इज ट्रेड पेबल्स, और मैं आपको बताऊंगी ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं. इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में बहुत हेल्प होने वाली है आपको, अगर आपको समझ में आ गया तो. ट्रेड पेबल्स वो होते हैं जिनको हमें पैसा देना है, हमने किसी से पैसा लिया हुआ है. ये दो तरह के होते हैं, क्रेडिटर्स और एक होते हैं बिल पेबल्स. इट इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज टेकन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है. अब देखो, क्रेडिटर्स कौन होते हैं भाई? जो जिनसे तुमने उधार लिया है, ठीक है, हमें उन्हें पैसा देना है. द टर्म क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म फ्रॉम whom goods have been purchased or services procured on credit and payment has not been made of them. हमने किसी से माल ले लिया है, ठीक है भाई, हमने बोला कि आप हमें माल दे दो, हम आपको बाद में पैसे दे देंगे, तो वो क्या हुए? क्रेडिटर्स. अगर हम बात करें बिल पेबल्स की, देखो बिल पेबल्स का जो टाइम होता है, मैक्सिमम टाइम 3 महीने का होता है. तो हमसे लिखवा लिया जाता है कि 3 महीने तक, 3 महीने से पहले अगर आप पैसे दे दोगे तो आपको देना ही पड़ेगा, मतलब, ठीक है. मतलब बिल पेबल का 3 महीने का टाइम होता है, ये बात आप ध्यान रखना. अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल पेबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्टेड ड्रॉइंग एंड रिटर्न इट टू द ड्रॉअर. Thus, bill payables is an accounting term for bill of exchange accepted in favor of creditor. The amount specified in such a bill is payable at a future date. अब जो इस बिल पे डेट लिखी होती है वो मैक्सिमम 3 महीने तक की होती है. 3 महीने से पहले आपको पैसे देना होता है. सो उस पर क्या होता है, साइन करवा लिए जाते हैं कि भाई आपने हमसे उधार लिया है और आप ये अब बिल हम आपको दे रहे हैं, आपके साइन इस पे, आपको पैसा लौटाना है 3 महीने के अंदर, ठीक है. समझ में आ गया? ट्रेड पेबल बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? जिनको हमें पैसा लौटाना है, ठीक है. 2 तरह के होते हैं, क्रेडिटर्स और बिल पेबल्स. ऐसे ही हमारा इसके बिल्कुल अपोजिट आता है ट्रेड रिसीवेबल.
जिनसे हमें पैसा लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप उधार दे रहे हो किसी को, भाई आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो या सेल कर रहे हो, आपका फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स का बिजनेस है, तो आप क्या कर रहे हो भाई, वो भी कस्टमर आ रहा है, आप उधार पे माल दे रहे हो उसको, तो उनसे हमें पैसा लेना है। ट्रेड रिसीवेबल refers to amount receivable on account of sale of goods or services rendered by company in normal course of business। ये भी दो तरह के होते हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 3 महीने का मैक्सिमम टाइम होता है, बिल रिसीवेबल में भी यही होता है। डेटर्स, द टर्म डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन or firm to whom goods have been sold or services rendered on credit and payment has not been received from them, they still owe some amount to the business। वो कौन डेटर होते हैं? वो डेटर्स होते हैं या कोई पर्सन या फर्म जिनको हमने माल बेचा है, मीन्स बेचा इन द सेंस कि उधार पे सेल किया है, अभी तक पैसे उनसे पेमेंट वहां से नहीं आई है, तो वो क्या हुआ? डेटर। अगर हम बात करें बिल रिसीवेबल की, बिल रिसीवेबल अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रॉज इट drawer and get it back after its acceptance from the drawer। Thus, bill receivable is an accounting term for bill of exchange drawn on debtors or received by way of endorsement from it। बहुत इजी है, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, क्लियरली समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या याद करना है, ट्रेड पेबल वो पेबल होता है जिनसे मतलब जिनको हमें पैसा देना है। मैं बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लोथ्स का बिजनेस है और मैंने किसी से उधार लिया हुआ है, ठीक है, तो मुझे वो लौटाना है, तो वो हो गया ट्रेड पेबल। उसमें 2 आते हैं, क्रेडिटर और बिल पेबल्स। ऐसे ही इसका अपोजिट होता है ट्रेड रिसीवेबल, वो जिनसे मैं बिजनेस कर रही हूँ, मेरा क्लोथ्स का बिजनेस है और मुझे पैसा लेना है, भाई मैंने सामान उधार पे दिया है कस्टमर्स को, वो उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं करी है, वो पैसा मुझे देंगे, तो वो ट्रेड रिसीवेबल हो गया। ट्रेड रिसीवेबल भी 2 तरह का होता है मेरे बेटा, डेटर और बिल रिसीवेबल। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अभी अगर थोड़ा भी डाउट लग रहा है आपको इसमें, तो मैं अलग से डिफरेंस बना के भी आपको समझा दूंगी, अगर नहीं आ रहा है और पॉइंट्स ऐड करके, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल। अगर आ गया तो वेल एंड गुड, आप मुझे कॉमेंट्स में बताओ। चलो अब थोड़ा सा टॉपिक लास्ट रह गया, उसको भी कर लेते हैं। अब आता है बेटा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? देखो इन्वेंट्री है कि आपके पास कितना माल है आपके पास शॉप में, ठीक है। सो वो किसी भी चीज का हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, फिनिश गुड हो सकता है, जो भी आपके पास, जो भी प्रोडक्ट्स में आप डील करते हो, कितना आपके पास है। Inventory, it refers to the raw material used in production as well as the goods produced that are available for sale। In case of manufacturer, there can be opening and closing inventory, ठीक है। अब देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी बेसिकली 4 तरह की होती है। या तो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, कि आपके पास अभी रॉ मटेरियल बहुत सारा पड़ा है, वो चीजें बनना अभी बाकी है। फॉर एग्जाम्पल आप पेपर बनाते हो, चलो फॉर एग्जाम्पल आप आपका कपड़ों का काम है, ठीक है, तो आपके पास जो कपड़ों के थान है वो बहुत सारे हैं, बाकी और भी जो मटेरियल यूज होता है वो सारा मटेरियल आपके पास है, लेकिन अभी बना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको भी बताने वाली थी अभी, वो बता देती हूँ कि आप पेपर बनाते हो, तो आपके पास पेड़ तो है, मतलब अभी वो पेड़ है, भी आपको पेपर बनाने हैं, ठीक है। इट इंक्लूड इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज फॉर यूजिंग दैम इन दी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड, ठीक है। अभी जो आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है वो अभी यूज नहीं हुआ है, लेकिन आगे जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे उसमें काम आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ कॉटन इन केस ऑफ कॉटन माइल्स इज द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि आप पेपर बनाते हो, तो आपके पास पेड़ है, पेड़ अभी मतलब इन बिटवीन जो रॉ मटेरियल है बना नहीं है, ठीक है, अभी पेड़ पूरी तरह से वो ग्रो भी नहीं हुआ है, बना भी नहीं है, पेपर भी नहीं बना है। इट इज ऑल्सो टर्म एज इन्वेंट्री ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स। इट मीन्स गुड्स इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म, इन बिटवीन है,
ठीक है, अभी हम जैसे होते हैं ना बिटवीन बिटवीन इन बिटवीन, सच गुड्स नीड फर्दर प्रोसेसिंग फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश्ड गुड्स। अभी उसमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अभी उसमें और प्रोसेसिंग होगी, तभी जाकर वो आगे जाके फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, कि भाई आपके पास फिनिश्ड गुड का स्टॉक बहुत सारा माल पड़ा हुआ है। इट इंक्लूड इन्वेंट्री ऑफ दोज गुड्स विच हैव बीन completely processed and are ready for sale but are lying unsold at the end of the accounting period. In case of cloth miles, the value of finished goods, finished cloth will be value of the inventory of finished goods. देखो जैसे कि कॉटन माइल्स अभी ये था, तो ये फिनिश गुड्स है कि भाई साल का अंत भी आ गया, अकाउंटिंग पीरियड भी आ गया है, तब भी वो स्टॉक अभी अनसोल्ड पड़ा है, तैयार है बिल्कुल, फिनिश प्रोडक्ट फिनिश गुड्स आपके हैं, बट अभी वो बेका नहीं गया, अभी वो बिका नहीं है, तो अभी वो आपके पास फिनिश गुड्स पड़ा है। तो इन्वेंट्री किसका माल पड़ा है आपके पास? वो पूरा फिनिश गुड्स का माल पड़ा है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक। स्टॉक इन ट्रेड, इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग। भाई वो जो कि आप ना तो बना रहे हो, वो है कि बना बनाया आप कहीं से खरीद के ले आए हो और अभी वो आपके पास स्टॉक में पड़ा है, अभी आप उसको बेचोगे, रीसेल करोगे। समझ में आ गया? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, कि आपके पास अभी कच्चा माल ही पड़ा है, अभी आपने वो बनाया नहीं है। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन बिटवीन प्रोडक्ट जो होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या भी बोलते हैं, ध्यान रखना, पार्टली फिनिश्ड गुड्स भी बोलते हैं। और इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स बोलते हैं कि भाई फिनिश्ड गुड जो बन गए हैं, बिल्कुल तैयार है, उसका आपके पास माल पड़ा हुआ है। लास्ट वन इज इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मीन्स आपके पास कहीं से आप माल खरीद के लेके आए हो और वो आपके पास स्टॉक में पड़ा हुआ, अभी इन्वेंट्री है अभी आपकी, अभी वो सेल नहीं हुआ है, अनसोल्ड पड़ा है, ठीक है, अभी रीसेल आप करोगे। तो ये हो गया बेटा इन्वेंट्री। आई होप आपको पार्ट 2 के ये 20 टर्म्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे भी आपको डाउट आता है तो मुझे बताओ, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट और आई विल क्लियर योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। आप मुझे बताओ, ठीक है। अब आएगा इसका थर्ड पार्ट, जिसमें बाकी के और इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं कराने वाली हूँ, ठीक है। छोटे छोटे स्लॉट्स में करा रही हूँ तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माय वीडियो। जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर करो, ठीक है, जिससे कि उनको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मेरे को रट्टाफिकेशन नहीं करवाना है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि जो आगे जाके आप नाटको स्लो स्पीड में चल लेना, बट कंसेप्ट क्लियर करके चलना, क्योंकि ऐसा ना हो आप आगे सिलेबस बढ़ाने के चक्कर में, पढ़ने के चक्कर में आप ये भूल जाओ कि मेरे ये टर्म्स कितनी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रटते जाओ, फिर दोबारा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, दोबारा आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए दोबारा से बोल रही हूँ, अपने जो भी बेसिक ये टर्म्स है इनको स्ट्रॉन्ग करके चलो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, वीडियो थोड़ी लेट हो सकती है, बट बेटा आपकी पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, जितना मेरे से बेस्ट हो पाएगा मैं आपके लिए करूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। बस माई ओनली मोटिव इज कि आप पढ़ लो, सक्सेसफुल हो जाओ लाइफ में, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, जो कि आप पढ़ाई से बहुत बेहतर कर सकते हो, ठीक है। तो आप बिजनेस भी करोगे, कुछ भी करोगे, सब में पढ़ाई चाहिए होती है। सो थैंक यू सो मच। और आगे नेक्स्ट वीडियो आपको किसकी चाहिए आप वो मुझे बताओ, कौन सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो। सो थैंक यू सो मच।